मोदी यादव का वादा, गांव ही नहीं पूरे प्रदेश में बहेगी विकास की गंगा और बनेगी सपा की सरकार। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं हरंगा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोइराजपुर में, जहां हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हो रही है जो लगातार तो नहीं कर सकते हैं, तीसरी बार उनको जो है कि ये मौका मिला है। और वो जो है कि कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पिछड़ा वर्ग कमेटी के प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं और वर्तमान समय में हैं भी। तो हम उनसे मिल रहे हैं और इस गांव की ग्राम पंचायत ने इस बार पूरे भरोसे के साथ इनको जो है कि अपना मुखिया चुना है, अपना प्रधान चुना है। और वो चाहते हैं, गांव की जनता चाहती है कि इस बार पूरी तरह से विकास की गंगा, विकास की धारा हमारे गांव में बहे, ताकि सभी वर्ग के लोगों का विकास हो सके। तो ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने हम जा रहे हैं और मिलते हैं श्री मोदी यादव जी। नमस्कार प्रधान जी, सबसे पहले तो आपको जो है कि मैं बधाई देता हूं कि गांव का प्रतिनिधित्व आपके हाथ में आया, जनता ने आपके पास पुनः भरोसा जताया है। और आपका परिचय जानना चाहेंगे, हमारा चैनल भी जानना चाहेगा, और आगे आपकी क्या योजनाएं होंगी उस पर हम लोग बिंदुवार जो है कि एक एक सवाल पर प्रकाश करेंगे। हम ग्राम सभा कोइराजपुर के तीसरी बार हम लोग प्रधान चुने गए हैं। इसके पहले हम लोग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। और सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बधाई दे रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का उनके आशीर्वाद से जो नया पंचायत का चुनाव हुआ वो पूरी उत्तर प्रदेश में लहर आई और समाजवादी पार्टी चढ़ बढ़ के चुनाव जीता। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय नेता का सब अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। दूसरी बात मैं एक भी और कहता हूँ कि बनारस का जो जिला अध्यक्ष हम लोग के साथी समाजवादी पार्टी के लक्कड़ यादव जी ने समाजवादी पार्टी में काफ़ी मेहनत किया और मैं उस जिला अध्यक्ष को भी बधाई देता हूँ। और दूसरी बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में ये जो जालिम सरकार बनी है इसके खिलाफ, चाहे आप अभी हाल में जो चुनाव हुआ विधानसभा का उसको देख लीजिए, चाहे नया पंचायत का चुनाव उसको देख लीजिए, पूरे देश में इनका जो है कहीं न कहीं से उनका कहीं कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से इसके पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नेताजी ने जो काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी ने जो काम किया, उसी काम को ये लोग भजाए और उसी काम पर शिलान्यास भी किए। हम कहने का बस एक अर्थ हमारा यही है कि समाजवादी सरकार पुनः फिर 2022 में आएगी और गरीब, दलित, अल्प पिछड़ों का निश्चित रूप से मदद होगा, जिस तरीके से पिछले सरकार में मदद हुआ। और अगर नई सरकार बनाएंगे तो इसी तरीके से जनता, हम आप सारे लोग परेशान होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपील करता हूँ जनता से कि पुनः अखिलेश भैया को लाइए और देश में गरीबों, पिछड़ों, अर्ध पिछड़ों को विकास दीजिए, उनका काम करिए और उनका जो है नौकरी चाकरी जितनी भी सिस्टम है सब जो है होगा। इसलिए 2022 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम आप बीच में तो मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद देते हैं, हम अपने बनारस के जिलाधिकारी को और प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं कि न्यायपूर्वक बनारस के अंदर जो है एक सीट हमारा सेक्टर नंबर 1 से था, जिसमें शंभू यादव की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी थी। पुनः गणना हुआ, गणना के बावजूद हम लोग 52 वोट से चुनाव जीता गया। इसलिए मैं जिलाधिकारी को भी धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि प्रधान जी हम आपके बातों से सहमत हुए, आपने अच्छा काम बताया और अखिलेश जी आए, अच्छा लगेगा। हमारा क्वेश्चन आपके ग्राम पंचायत के ऊपर होगा। आज कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो है कि सभी लोगों का व्यवसाय ठप है और हमारा जो कि बनारस हो चाहे उत्तर प्रदेश किसानों का, मजदूरों का देश रहा है, राज्य है। तो यहाँ पर आपके गांव में भी ऐसी समस्याएं होंगी जो कि कोरोना काल में बहुत लोग का व्यापार बंद हो गया है, जो ठेला कुमचा लगाने वाले मजदूर भाई लोग और उनका भी बंद हो चुका होगा। तो कितने लोगों के पास राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, तो उनको भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है फ्री राशन नहीं मिल पा रहा होगा। तो आने वाले समय में आप उनको कैसे व्यवस्था देंगे कि उनको भी राशन मिले, और अगर कार्ड नहीं है तो उनको कार्ड कैसे बनवाएंगे, और जो अनियमित रूप से जो है कि आपके यहाँ कार्ड धारक है उनके लिए आप क्या करेंगे? पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम कोटेदार से मिल करके
या तो आपूर्ति जिलाधिकारी से मिल करके हमने सूची पर लूँगा, और सूची लेने के बाद ये पता चलेगा कि सचमुच जो गरीब व्यक्ति है, जिसको राशन अनिवार्य है, जिसको मिलना, जिसका उसका जीविका है, जो उसका पेट चलता है, उसका परिवार पालन पोषण करता है, तो निश्चित रूप से उसको राशन मिलना चाहिए, और जो सरकार ने सुविधा दिया उसको मिलना चाहिए। अगर किसी तरीके से ये लगता है कि नहीं उनको नहीं मिलता है, किसी और लोगों को मिलता है, तो हम माननीय जिलाधिकारी से, आपूर्ति जिलाधिकारी से मिल करके हम निश्चित रूप से जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं, जिसके पास सचमुच उसकी ज़रूरत है, आर्थिक स्थिति से तंग है, राशन शाम को भोजन नहीं बन रहा, तो उनको मिल करके हम निश्चित रूप से राशन बढ़ाने का और जो लोग अवैध तरीके से राशन लेना है उसको भी कटवाने का भी हम लोग काम करेंगे। जैसा कि प्रधान जी हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को आवास दिया जा रहा है, जहां पर आप बरसात आता है और आंधी तूफान आता है तो जो मड़ई या कच्चे मकानों में रहते हैं तो उनके जान और माल की समस्याएं बनी रहती हैं कि वो कब क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। तो आपके भी गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो आज भी मड़ई और झुग्गी झोपड़ी या कच्चे मकानों में रहने के लिए विवश होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी या उनके पास ज़मीन की व्यवस्था नहीं होगी। तो आने वाले समय में क्या ऐसे भी लोग हैं आपके गाँव में जिनको आप आवास दिलवाने का प्रयास करेंगे? जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी मड़ई में रहते हैं, जिसके पास घर नहीं है, बारिश होता है तो किसी तरीके से अपना राशन पताई अपने बच्चों को किसी तरीके से वो रात बिता लेते हैं, और उनको पूरी बरसात में सारा सिस्टम, सारा चीज़ उनका खराब हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे मिलकर जिलाधिकारी से, माननीय जो है इस विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, बात करके जो ज़मीनी चीज़ें हैं जिसको सचमुच मिलना चाहिए, जो उस लायक है, तो उनका आवास बनना चाहिए। हमारे गांव में काफ़ी, हमको लगता है 30-40% से 30% से व्यक्ति हैं जो आज भी मड़ई में गुजारा करते हैं। और ये भी हम एक निवेदन करते हैं आप लोगों के माध्यम से, इस बात को जिलाधिकारी तक पहुंचाने का आप लोग काम करिएगा। जिसके पास बुद्धिहीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो हमारा गाँव चकबंदी में था, चकबंदी से बाहर होने वाला 1 महीना के बाद उस गरीबों को भी 1-1 बीसा 2-2 बीसा जो सरकार का नियम है उसको वांटन होना चाहिए और उसका उसी पर मकान होना चाहिए। जैसा कि प्रधान जी हम लोग देखते हैं कि हर गांव की एक समस्या होती है रोड। अगर रोड का सुचारू रूप से जो है कि बनवाया जाए तो सभी लोगों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं होगी। सपोज करिए कि अभी हम गुजर रहे थे आपके गांव से, कई जगह जो है कि रास्ते टूटे फूटे हैं, कच्चे भी हैं, तो आने वाले समय में इन पर आपका क्या फोकस होगा और किन किन बस्तियों में, किन किन ग्राम सभाओं में आपको जो है कि आवश्यकता है कि यहाँ पर इस कार्य करवाया जाए ताकि लोगों को जो है कि आने जाने में असुविधा महसूस न हो? सबसे पहले हमारा एक ग्राम सभा से सटा हुआ ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा को राजपुर में ही आता है, जो चिड़िया चक है, जिसमें रोड का बहुत ही समस्या है। उसमें जो है हमको लगता है कि आज भी 4 पहिया गाड़ी नहीं जा पाती है, और करीब 200 बस्ती उसमें हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं। तो हम लोग उसमें चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई वहाँ कम से कम जनता के लिए अपना परिवार शादी ब्याह में अपने लोग अपने द्वारे तक पहुँच पाएँ। हम लोग कोशिश करेंगे मिल करके कि वो रोड वहाँ तक बन जाए। कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं जो है बाजार से सटी हुई बस्तियाँ हैं, जिसमें पाल समाज रहता है और जो है मोरिया समाज रहता है, कुछ और लोग रहते हैं जो बस्ती में आज तक सचमुच रोड नहीं है। बरसात में उन लोग इतने पानी में जो है ठिकरी में पानी में जाते आते हैं, तो उस रोड पर भी हम लोग फोकस देने का भी काम करेंगे। और कुछ बस्ती कोराजपुर में है, जिसे ठकुरान पंडितान बगल में जो बस्ती है, तो उनके दरवाजे भी रोड नहीं है, उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे। और एक बस्ती हमारा है जो कुंदियान के नाम से, टिबोल के नाम से जाना जाता है, उस बस्ती में भी बहुत समस्या है, तो वहाँ भी हम लोग रोड का प्रयास करेंगे कि रोड बन जाए, परिवार के दरवाजे तक पहुँचने का काम। हम लोग जो है कि हमेशा से जो है कि एक समस्या से जूझ रहे हैं। आज बनारस पूरा शहर जूझ रहा है सीवरेज से, जो कि बनारस सिटी में भी अभी सीवर का प्रॉपर वे में जो है कि विकास नहीं हो पाया है, जिससे बरसात में आने पे जो है कि हर जगह पानी का जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण तमाम प्रकार की बीमारियां भी होती हैं और लोग गंदे पानी में चलने के लिए मजबूर और विवश होते हैं। तो क्या ऐसी समस्या आपके भी गांव में है जहां पर लोग आज भी गंदे पानी में चलने के लिए विवश हैं, जल जमाव अधिक होता है? हाँ, बहुत सी ऐसी बस्तियाँ हैं जिसमें मतलब पानी का निकासी नहीं है, उसमें पानी बरसात में डूब जाता है, किसी तरीके से गाड़ियाँ उनके नहीं निकल पाती हैं, मोटरसाइकिल तक नहीं निकल पाता है, पैदल जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे और हम निवेदन भी करेंगे अधिकारियों से कि भाई कम से कम एक बड़ा तालाब हमारे गांव में बने, जिसका पानी जो है
ग्राम सभा का निकासी होकर उस तालाब में जाए और कम से कम महामारी से और बीमारी से इससे गांव हमारा सुरक्षित है। प्रधान जी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अधिकांश लोग जो है कि जॉब कार्ड मनरेगा के तहत बनवा लेते हैं, जो कि सरकार द्वारा ये नियम निकाला गया है कि हर गांव में रोजगार हो, लोग सुखी संपन्न होकर के अपने गांव में रोजगार पा करके अपना जो है कि जीवन यापन कर सके। लेकिन ऐसी अवस्था में जो लीगल रूप से मजदूर हैं, जिनके पास अदर व्यवसाय नहीं है, वो लोग लाभ पाने में बहुत ही पीछे हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि जॉब कार्ड बनवा करके काम भी नहीं करते हैं और भुगतान सबसे पहले उनका हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में आने वाले समय में क्या आप रोकने में सफल हो पाएंगे या सही ढंग से मजदूरों का भुगतान करवाएंगे? इसके लिए आपकी क्या योजना है? निश्चित रूप से जो सही मनरेगा का कार्ड बना है, जो उसके पात्र हैं, जो सचमुच गरीब हैं, जो काम करते हैं, तो उनका कार्ड जो बना है तो उनका भुगतान सही समय से होना चाहिए। पिछला प्रधान थे, अब तक हमको लगता है बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अब तक भुगतान नहीं हुआ, और ये कम से कम 50-60 लोग ऐसे हैं जो हम लोगों से बताए कि भैया अभी अब तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। और जो फर्जी कार्ड बना है, जो फर्जी कार्ड पर नाम चढ़ा करके पैसा निकाला जाता है, उनका कार्ड करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो गरीब है उनका कार्ड बढ़ाना चाहिए और समय से उनका पैसा मिलना चाहिए। ये हम लोग इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। जिलाधिकारी से करना होगा, चाहे कमिश्नर से करना होगा, चाहे जहाँ भी करना होगा, ये जरूर 2 चीज़ करना होगा कि समय से उनका भुगतान होना चाहिए गरीबों का, और जो उसके पात्र हैं उनका जो है नरेगा कार्ड बढ़ना चाहिए, जो अपात्र हैं उनका कटना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जैसा कि प्रधान जी आपको भी पता होगा, इतने सालों से आप इस समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो हर बच्चे को अधिकार दिया गया है कि वो अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल है, और आंगनबाड़ी केंद्र हैं, छोटे बच्चों के लिए बाल विकास योजनाएं हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए पूरा सरकार भरसक प्रयास करता है कि सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिले। लेकिन आज प्राइमरी स्कूलों में, चाहे जूनियर हाई स्कूलों में लोगों की संख्या कम होती है, लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है कि टीचरों को बहुत ज़्यादा पेमेंट भी देती है। और क्या वो सुदृढ़ रूप से शिक्षा नहीं दे रहे हैं, या सरकार की कोई कमी है, या आने वाले समय में हमारे गांव के लोगों की कमी है कि वो जो प्राइमरी स्कूल में वहाँ पर न भेज करके स्टैंडर्ड स्कूलों में भेजने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे? इसके पीछे क्या है कारण कि आज प्राथमिक विद्यालय जो है ना के बराबर एजुकेशन देने में रह गए हैं? सबसे पहले हमें जरूर कहेंगे कि हमारे यहाँ कक्षा 5 तक प्राइमरी स्कूल है। इसके पहले भी हम लोग निवेदन भी किए थे, एप्लीकेशन भी दिए थे, प्रस्ताव भी बच के भेजा गया था कि हमारे गांव में जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। और अब तक जो है एक आंगनबाड़ी का स्कूल नहीं है हमारे गांव सभा में, जो 3 आंगनबाड़ी है हमारे यहाँ। तो आंगनबाड़ी का स्कूल बनना चाहिए। कम से कम बच्चे 3 आंगनबाड़ी है तो 3 जगह बन जाना चाहिए। कम से कम बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, समय से कम जा पावा, और वहाँ जो है शिक्षा दीक्षा जो देने वाली हैं महिलाएं, उस समय से वो शिक्षा दीक्षा वो ले पावा। और बात जो है, जैसे प्राइमरी स्कूल में कोई बच्चे जो कट करके चले जाते हैं जो अच्छे स्कूलों में, हम सरकार से इस बात का गुजारिश करेंगे कि जब अच्छी सुविधा देंगे, अच्छी व्यवस्था आप देंगे और अच्छी चीज़ देंगे, चूँकि जो टीचर रहते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से बीएड करके और मेरिट पर करके वो आते हैं तो पढ़ाते हैं। जब आपको बच्चों को सही सुविधा देंगे, सही दिशा देंगे, तो निश्चित रूप से प्राइमरी स्कूल हो चाहे जूनियर हाई स्कूल हो, कोई भी स्कूल सरकारी हो, वो निश्चित रूप से बढ़ेगा और सरकारी जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं ना कहीं से कम होगा। जैसा कि प्रधान जी, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पूरा विश्व ही नहीं, हर देश, सॉरी इसको क्वेश्चन दूसरी तरफ करते हैं कि प्रधान जी, इसमें देख रहे हैं भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है कि कोरोना के चपेट से गुजर रहा है। हर गांव में इसके कुछ न कुछ मरीजी मिल रहे हैं, रोगी मिल रहे हैं, और हमारा देश तो यहाँ तक पहुँच गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण सबसे ज़्यादा लोग मौतें हो रही हैं। इसमें जो है कि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा भूमिका होता है, और ऐसी अवस्था में आज पेड़ बहुत कम रह चुके हैं, और जो कि सरकार द्वारा हर साल वृक्षारोपण का कार्य करवाया जाता है। इस अवस्था में क्या आपके गांव में वृक्षारोपण या वृक्ष का जो है कि पालन पोषण हुआ है, या बस ऐसे ही लगा करके खाना पूर्ति की गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे गांव में। 5 साल के कार्यकाल में कोई वृक्षारोपण हमको लगता नहीं लगा है, और न तो उसका जो है अगर लगा होगा तो हमारे देखने में कहीं लगा भी नहीं है, अगर लगा होगा तो उसका सुरक्षा भी नहीं हुआ।
दूसरी चीज़ ये है कि देश में जो महामारी फैली है, इसमें हमारे आपके सारे लोग परेशान हैं। हम लोग गरीब व्यक्ति जो है एक एक दाना बिना घर में मर रहा है। सरकार की जो मंशा है, उस मंशा के हिसाब से देश में उनको एक चीज़ बस समझ में आ रहा है कि देश में हमारा सत्ता रहे, हमारी सरकार रहे, देश में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या सुविधा दिया जा रहा है, सब कागज पर हो रहा है, मुंह से हो रहा है, गरीब तक जो सुविधा नहीं पहुंच रहा है। ये हम आपसे जो कहें, इस बात को निश्चित रूप से आप ऊपर पहुंचाइए, अधिकारियों से कहिए, इसलिए कि हमारा परिवार हो, आपका परिवार हो। हम देख रहे हैं इसी बनारस में कि आप सिर्फ जो व्यक्ति कोरोना में पॉजिटिव आया, जो भर्ती हुआ, उसको ऑक्सीजन के अभाव में कम से कम ऐसे लोग हैं, कम से कम बनारस में हमको लगता है 10, 15, 20 लोग मेरे जानकारी में मर गए। हमारे गांव का 2 बच्चा ऑक्सीजन के अभाव मर गया। तो हम यही कहेंगे कि सरकार से भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि कम से कम आप इतना जरूर करिए कि आप कुछ तो कम से कम गरीबों के लिए सोचिए और गरीबों के लिए कुछ तो करिए। और कागज पे लिखना और कागज पे बोलना छोड़ दीजिए, आप जमीन पर गरीबों को लिए कुछ करने के लिए सोचिए। आज हर गांव में एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि वाटर लेवल, जो पानी का स्तर है, वो नीचे दिन ब दिन चलते जा रहा है। आने वाले समय में हम लोगों को सबसे ज़्यादा संकट आएगा पेयजल का, जो कि ये हमने वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं। इसकी वजह सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि बरसात तो कम हो ही है, फिर भी आज जो पहले हुआ क्या करता था कि लोग वाटर लेवल ऊपर करने के लिए तालाबों का निर्माण करते थे, कुएं खोदे जाते थे, उससे वाटर लेवल की स्थिति बनी रहती थी। आज बहुत सारे गाँव में तालाबें भर चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो है कि निर्देश है कि इस तालाबों को खुदवाया जाए, सौंदर्यीकरण कराया जाए, ताकि जो है कि आने वाले समय में समस्याएं न उत्पन्न हो पाए। हम तालाब के पक्ष में इसलिए हम लोग हैं कि हमारा गांव हो चाहे कोई गांव, जिला हो चाहे प्रदेश स्तर पर बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से सरकार को सबसे ज़्यादा तालाब पर ध्यान देना चाहिए। जब तालाब अगर हो जाता है, जो पानी है वो जल जमाव तालाब में जाता है, तो निश्चित रूप कहीं से उसका दबाव बढ़ता है। और चाहे वो गोरू हो, आदमी हो, सारे लोग हों, उनको कहीं ना कहीं से उसको सुविधा भी मिलता है। और कुछ ऐसे तालाब है गांव सभा के अंदर, चाहे हमारे गांव सभा हो चाहे किसी गांव सभा के अंदर है, खाना हुआ तालाब फट गया, कई बार लिखा गया अधिकारियों को, लेकिन उनको कान में रूह नहीं आया। एप्लीकेशन भी दिया गया था, मौका बजांच भी लोगों कराए, लेकिन उसका अब तक जो है कोई निदान नहीं हुआ। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि तालाब जो सरकारी जो तालाब है जो खोदा गया है, उसका सबसे पहले नापी करा करके उसका सही ढंग से सुंदरीकरण कराया जाए, उसको जो है पूरा व्यवस्था किया जाए, और नया तालाब कम से कम 1-2 गांव में, हर गांव में खुदवाने का काम सरकार। आने वाले समय में प्रधान जी, आप इस गांव के 5 वर्ष के लिए फिर से चुने गए हैं, तो कुछ ऐसी सुविधाएं जो कि नया हो और गांव की जनता को मिले, ऐसी क्या व्यवस्था आप लाना चाहेंगे जो कि सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके? पहला तो हमारे यहाँ पानी की सुविधा हो, एक बड़ा प्लांट हमारे यहाँ लगे जिसमें सारे लोग कम से कम समय से पानी उपलब्ध पा पाओ, सारे पशु और जानवरों को पानी मिल पाओ। दूसरी व्यवस्था हम करेंगे, हमारे गांव सभा में जो पशु हैं जो लोग छोड़ देते हैं, इस सरकार में जो स्थिति पशुओं का है, दर का जो है डेली 1-2 पशु जो है मर जा रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा जो है हमारे गांव सभा में पशु का जो सुविधा है उसके हिसाब से बनना चाहिए। वही मेरे ग्राम सभा राजपुर में नहीं है। और किसानों का जो खेती है वो सुरक्षित होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे यहाँ खेल कूद का मैदान जरूर चकबंदी में छोड़ा गया है, लेकिन अधिकारियों के कहने के बावजूद भी उसको नाप कर अभी ढंग से निकाला नहीं गया है। तो कम से कम खेल कूद का भी मैदान बढ़िया ढंग से बनना चाहिए, जिसमें हमारे घर के बच्चे, गांव के बच्चे और अगल बगल के बच्चे खेल कूद कायदे से कर पाओ, और हमारे बच्चे जिले से लेकर प्रदेश तक देश में नाम करें, ये हम लोग चाहते हैं। काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बात करते हुए। और लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपके दिमाग में या आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जो है कि जनता को संदेश देना चाहते हैं, देश की जनता को संदेश, ग्राम पंचायत की जनता को संदेश देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। पहला हम ये आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने ग्राम सभा के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। तीसरी चौथी बार हम लोग सुने, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे जो गांव की स्थिति रही, हमारे गांव का जो व्यवस्था रहा, बड़ा गांव भी रहा,
तो जनता एक मुक्त के चुना। मैं बहुत बहुत अपनी जनता को बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जनता हमसे संतुष्ट रहे और जितनी भी मेरे पास ताकत रहेगी, जितनी भी मेरे पास क्षमता रहेगी, मैं 24 घंटा जनता के बीच में खड़ा होकर उनको सेवा करने के लिए पहली बात तो मैं तैयार रहूँगा। जो कि जनता चुनी है तो हम जनसेवक बनकर जनता काम करेंगे, न तो हम ग्राम प्रधान बनकर करेंगे, क्योंकि हम जनता के चुने हुए व्यक्ति हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हम ये जरूर कहेंगे कि इसमें जो महामारी चल रहा है देश में, जिसमें देश पूरा परेशान है, सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा भारत परेशान है। हम सबसे इस बात को निवेदन करते हैं कि अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर करिए, और कहीं ना कहीं से कोई समस्या, कोई आपद विपद आता है तो हम लोग ग्राम प्रधान होने के नाते, आपके भाई होने के नाते, जनसेवक होने के नाते हम लोग बराबर आपके साथ खड़े रहेंगे। उसमें कहीं से कोई इधर उधर की बात नहीं है। ये थे हमारे बीच ग्राम पंचायत कोइराजपुर के श्री मोदी यादव जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई देश के लिए, जनता के लिए, और आने वाले समय में अपने गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और सभी लोगों के लिए सुख दुख में खड़े रहेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए ग्राम पंचायत में एक नए प्रधान के साथ। तब तक जो है कि मैं सतीश वर्मा आप लोगों से नमस्कार, दुआ और अलविदा करता हूँ। धन्यवाद।